हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एसएससी सीपीओ 2023 में 3 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा। और हाँ, ये क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और हर एक क्वेश्चन को मेरे सोल्व करने से पहले खुद से ट्राई करना। आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है, मयूर सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1329 मोर, ही वुड हैव गेन 57%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मयूर ने एक घड़ी 7% के लाभ पर बेची। यदि वह इसे 1329 अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। मान लो मयूर का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था, ठीक है, और इसने इसे कितने में बेचा? 7% का लाभ लेकर बेचा। इसका एसपी क्या रहा होगा? इसका एसपी रहा होगा इसका 7%, यानी कि 107 रुपये। ठीक है, इतने में इसने इसको बेचा। अब वो बोल रहा है कि अगर 1329 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ हो जाता। 57% लाभ यानी कि वो कितने की बेच देता? उसको 157 रुपये की बेच देता। ठीक है, 100 का 57% कितना होता है? 57। तो इतने रुपये की वो उसको बेच देता। अब यहाँ पर उसने कितने अधिक में बेचा है? यहाँ पर 50 अधिक में बेचा है। और क्वेश्चन में हमसे बोला है अगर वो 1329 रुपये अधिक में बेचता, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 50 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कितनी? 1329 रुपये। उसने हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। मयूर का कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपये। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 100, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2658। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल देन इट्स सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सरफेस एरिया। गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन में दिया है अगर उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। हम मान लेते हैं पहले उसकी त्रिज्या 1 थी। ठीक है, अगर 1 यहाँ पर रखेंगे आर की जगह, तो उसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4π। और त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई, यानी कि पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। आर के स्थान पे 2 रखेंगे, 4π × 4, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। हम यहाँ से कह लेते हैं, इनका रेशो लेते हैं। 4π से 4π कट जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा? 1:4। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया कितने पर? 1 पर 3 बढ़ गया। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई 1 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100 इक्वल टू 300% की। ठीक है, 300% हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल पी इक्वल टू एंगल ए एंड ए सी इक्वल टू पी आर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ट्रू फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देखिए 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये 2 ट्रायंगल हमने बनाए। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये ट्रायंगल है ए बी सी। उसने बोला है एंगल पी बराबर है एंगल ए के, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर है एंगल ए के। ठीक है, आगे उसने बोला है और ए सी इक्वल टू पी आर। पी आर इक्वल टू किसके है? ए सी के इक्वल टू है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। आगे उसने बोला है त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें होंगी? अगर इनकी एक साइड और बराबर हो जाए तो ये दोनों की दोनों त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, SAS प्रॉपर्टी। ठीक है, त्रिभुजों की 2 साइड आपस में बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है,
जो साइडें बराबर है उनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए, ये मस्ट है, ये चीज़ यही चाहिए। पी आर बराबर है ए सी के, ठीक है, और एंगल पी बराबर है एंगल ए के। अगर ये वाली जो भुजा है ए बी भुजा है ये बराबर हो जाए पी क्यू के, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगी, ये कोंग्रुएंट हो जाएगी। यदि ए बी बराबर हो जाए किसके, पी क्यू के, तो किस प्रॉपर्टी से, ये एस ए एस प्रॉपर्टी से सर्वांग हो जाएगी। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 42। 12, 18 और 42 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। हमें संख्याएं दी है 12, 18 और 42, ठीक है, इनका एचसीएफ हमें बताना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन तीनों में कॉमन होती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन तीनों में कॉमन है। देखो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का, तो क्या लिख सकते हैं 6 × 2, 6 दूनी 12, ठीक है, और 18 को अगर हम तोड़ते हैं 6 तिया 18, ठीक है, और अगर 42 को हम तोड़े ये आएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में 6 कॉमन है, ये देखो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 6 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इफ tan a = 2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec² a अपॉन cosec² a। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। tan a = हमें कितना दिया है 2/5। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। tan a = क्या होता है, tan a = होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2 और आधार की वैल्यू क्या है 5। लंब ये है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 5 है, आधार हमारे पास में ये है। तो पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं BC की वैल्यू, ठीक है। इसकी BC की वैल्यू क्या होगी, BC = अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो BC की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, √29। इसकी वैल्यू होगी √29। क्वेश्चन में हमसे पूछा है sec² a अपॉन cosec² a। sec a क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण हमारे पास में कितना है √29, √29 अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन cosec² a। cosec a क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारे पास में कितना है √29 अपॉन लंब कितना है 2, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी और इनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी, यहाँ पे आएगा √29/5 और इसको मैं उलट के लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2/√29, कितना बचेगा 2/5, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 173.2 cm², इट्स साइड विल बी। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.2 cm² है, इसकी भुजा क्या होगी। संभव त्रिभुज का एरिया आप कैसे निकालते हो, √3/4 × a², और इसकी वैल्यू उसने हमें दी है 173.2, ठीक है। एक पॉइंट आपको पता होगा √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। अगर इस पॉइंट को 2 अंक इधर लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये किसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई, ये √3 की वैल्यू मेरे पास में आ गई, यानी कि इस √3 से मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है। a² यहाँ से क्या निकलेगा, a² 100 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 400, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, यानी कि a = 20। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 cm एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 10 cm लॉन्ग। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 cm है और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 10 cm। देखिए रोम्बस किस प्रकार का होता है, रोम्बस इस प्रकार का होता है, जो वर्ग होता है उसको अगर साइड से पकड़ के थोड़ा तिरछा कर दिया जाए तो इस प्रकार का रोम्बस बन जाता है। और इसका परिमाप हमें कितना दिया है
52 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, और इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो 4 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 52 है। एक भुजा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक भुजा की वैल्यू कितनी होगी? 13, 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि ये साइड भी 13 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक डायगोनल की लंबाई उसने हमें दी है, एक डायगोनल की साइड उसने हमें कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट आपको पता होगा, जो समचतुर्भुज के एक रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जितनी ये साइड होगी इतनी ही ये साइड होगी। ठीक है, इस पूरे डायगोनल की लेंथ हमें उसने कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ये दो बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर ये 5 है और ये 13 है तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, अगर ये 13 है, ये 5 है, आपका एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, आपको पता होगा। ठीक है, अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी? ये 12 होगी। और अभी एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसको बाइसेक्ट करता है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 फर्स्ट डायगोनल D1 इंटू सेकेंड डायगोनल D2। ठीक है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, इंटू सेकेंड डायगोनल हमने अभी निकाला 12 और 12 24। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 24 पंजे 120। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आ गया? 120। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है दी कवर्ड सरफेस एरिया एंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर आर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले के सी एस से यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सी एस से इक्वल टू होता है 2πr²। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। इनकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। एक बार ऑप्शन चेक करो, देखो हर जगह वैल्यू क्या है? हर जगह वैल्यू अलग है, यानी कि अगर हम इनमें से एक भी निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? πr² की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। πr² इक्वल टू, देखिए पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7, और आर की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी है 7 सेंटीमीटर, 7 × 7। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ये आ जाएगा 154। ठीक है, πr² की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 154। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी सी एस ए की, कवर्ड सरफेस एरिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? 308। ठीक है, 308, यानी कि जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो कितना है? 308। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको भी आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 पंजे 15, 150 तो ये हो गया, और 300 ये कितना हो गया? 450, और 3 चौक 12, 462। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए स्पीड बोट हुज स्पीड इन 20 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील वाटर goes 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 8 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक स्पीड बोट जिसकी चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और वापस लौटकर आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। धारा की चाल कितनी है? देखिए, स्पीड बोट की चाल हमें किस में दी है? शांत जल में दी है, यानी कि इसने हमें बोला है जो बोट की चाल है वो कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोट की चाल कितनी दी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसने बोला है 35 किलोमीटर जाने और वापस लौट कर आने में उसको 8 घंटे का समय लगता है। अगर वो 35 किलोमीटर गया धारा की दिशा में तो b + d से जाएगा। यहाँ पर b हमारी बोट की चाल है और d धारा की चाल है। ठीक है, और उसने बोला है इसको टोटल कितने घंटे लगे हैं? 8 घंटे लगे हैं। 35 किलोमीटर जब वो वापस आएगा तो किस चाल से आएगा? b - d से। ठीक है, और इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा उसको? 8 घंटे।
बोट की चाल तो हमें उसने दे रखी है, तो यहाँ पर बोट की चाल हम रख देते हैं। ठीक है, कितनी दी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हो। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन चेक करें 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अगर 35 से 35 को डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना लगेगा? 1 घंटा। ठीक है, और 20 में से 15 गई, कितने बच गए? 5। और 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 5 सत्ते 35, 7 घंटे यहाँ पे लग गए। 7 रेखा टोटल 8 घंटे लग गए। 8 घंटे बराबर 8 घंटे, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ 4 मैन और 6 बॉयज कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 6 मैन एंड 11 बॉयज फिनिश दी सेम वर्क। यदि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, उसने बोला है 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 20 दिनों में। यानी कि जो 4 पुरुष है वो बराबर है कितने बॉयज़ के? 6 बॉयज़ के बराबर है। कितने दिनों में ये कार्य को पूरा करते हैं? ये 20 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, यानी कि 2 पुरुष बराबर आ जाएंगे 3 बॉयज़ के। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, अगर 2 पुरुष बराबर है 3 बॉयज़ के, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 6 पुरुष। 6 पुरुष कितने बॉयज़ के बराबर होंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 9 बॉयज़ के बराबर होंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 6 पुरुष के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ? 6 पुरुष के स्थान पे 9 बॉयज़ रख सकता हूँ। अब हमें काम कराना है बॉयज़ पे, यानी कि लड़कों पे। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है जो 6 बॉयज़ है वो कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पे हमने रखा 9 बॉयज़, 9 और 11 20, तो 20 बॉयज़ इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दिनों में कर देंगे भाई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट डज द शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज ₹7200। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपये है? देखिए, जो दुकानदार है छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा, और क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य कितना दिया है? 7200 रुपये। ठीक है, उसने कितने की छूट दी? उसने 15% की छूट दी। 15% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 17/20। ठीक है, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 20 रुपये था तो उसने कितने में बेच दिया? 17 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी? 17/20। आगे उसने बोला है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। 20% का लाभ कमा लेता है। 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/5। यानी कि अगर उसका सीपी कितना था? उसका सीपी 5 रुपये था, तो बेचा कितने में? उसने 6 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ लेकर। ये उसने बेचा कितने में है? उसने इतने में बेचा है। ठीक है, और हमने देखा उसने कितने में बेचा है? 6 में। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये 6 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की। हमें इसको सोल्व करना है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 12। ये हो जाएगा 1200। 0 से 0 कट जाएगी। अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा? 6 पर जाएगा, यानी कि 60। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 अंक 30, 300 × 17। ठीक है, और 17 तिया 51, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5100। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ए पर्सन कवर 28 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल ही कवर इन सेम टाइम इफ़ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हावर। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, दूरी कितनी है 28 किलोमीटर की, कितने के हिसाब से जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो इसका टाइम हमारे पास में आ जाएगा। उसको टाइम कितना लगा 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, और उसने बोला है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ से हम निकालते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, ये टाइम हमारे पास में आ गया 28/8। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या बताई है उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले तो इंटू 6। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 4 से 28, 7 तिया 21, तो 21 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर रमेश एंड पारुल टेक 24 days टू कंप्लीट द वर्क, देन हाउ मच टाइम विल पारुल टेक टू डू इट। रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में करता है। यदि रमेश और पारुल को मिलकर काम पूरा करने में 24 दिन लगते हैं तो पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में हमें 2 बंदे दे रखे हैं रमेश और पारुल, और उसने बोला है जो रमेश है पारुल से आधा काम 4/5 दिनों में पूरा करता है, 4/5 दिनों में। यानी अगर पारुल पूरा काम 5 दिनों में करती है, पारुल कितने दिनों में करती है 5 दिनों में पूरा काम, तो इससे आधा काम ये कितने दिनों में करता है 4 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 8 दिनों में कर देगा पूरे काम को। ये पूरा काम 5 दिनों में करेगी तो ये पूरा काम कितने दिनों में कर देगा 8 दिनों में। ठीक है, इनके टाइम का रेशो हमारे पास में आ गया 8:5। अगर यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो हम निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा टाइम का उल्टा। जो रमेश है 8 दिन में कार्य को करता है तो इसकी एफिशिएंसी कम रही होगी। ठीक है, 5:8 इनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा। आगे क्वेश्चन में दिया है रमेश और पारुल को मिलकर काम पूरा करने में 24 दिन का समय लगता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी है यानी कि 8 और 5 13। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 13 है, और वो बोल रहा है दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य को कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना होगा 24 × 13। ये टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है पारुल इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। पारुल की एफिशिएंसी कितनी है 8 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी, कितने दिन लग जाएंगे 8 × 24 13 × 39, तो पारुल इस कार्य को 39 दिनों में पूरा कर लेगी। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 20। 16 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए जब किसी संख्या का आप तृतीय अनुपाती निकालते हो तो आप क्या करते हो सेकंड संख्या को रिपीट कर देते हो और अपॉन में जो संख्या फर्स्ट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकाल लेंगे तृतीय अनुपाती 20 × 20/16। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, पंजे पंजे 25, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा 25। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ़ साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। देखिए ये 90 से बन गए हैं बट इनको आप थीटा मान सकते हो। साइन थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल टू दिया है √11/3, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इज। यदि साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू √11/3 है तो कोस थीटा माइनस के साइन थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा प्लस के कोस थीटा इक्वल टू √11/3, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक टर्म आएगी 2 × कोस थीटा × साइन थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 11/9। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे 2 कोस थीटा × साइन थीटा इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा 9 × 9, और जब इसमें से 9 घटाएंगे ये कितना बचेगा 2/9। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कोस थीटा माइनस के साइन थीटा की। अगर इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 2/9। ठीक है, 2/9। 9 में से 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा 7/9। ठीक है, इधर हमने इसका स्क्वायर किया था, याद है, इसका स्क्वायर किया था। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा, इक्वल टू ये क्या आएगा √7/9। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी √7/3। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिया है, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ती 56, 56 और 5 कितना हो गया 61/8। ये कितना आ गया 61/8। यहाँ पे है 5/8 ऑफ 184। सबसे ऑफ ऑफ को सोल्व करेंगे, गुणा को बाद में सोल्व करेंगे। अगर ऑफ को सोल्व करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 23। तो यहाँ पे आएगा प्लस में 5 × 23 × 15। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे 5 से, और माइनस के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, ये 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया 69 × 5। और यहाँ पे हमारे पास में क्या था 61/8 और माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 9 45 और 5 6 30, 30 और 4 34। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे है 61/8 और प्लस के माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन मार्क को इधर ही लेके चले जाओ, ये कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 तिया 24, 24 और 3 27। ठीक है, इतना आ गया, और प्लस 61/8 इक्वल टू 2760 प्लस 61, ये हो जाएगा 2821/8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, यहाँ पे कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, यहाँ पे बच गए 2, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 और 1 5, 5/8। 352 सही 5/8 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन P एंड Q, P गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड थस लॉस बाय 10 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज। P और Q के बीच एक चुनाव में P को कुल मतों के 40% प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो टोटल मत कितने हैं 100 और P को कितने वोट मिले हैं 40%, यानी कि 40 वोट। तो 60 वोट किसको मिले होंगे Q को, 60%। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। कौन, P 10 मतों से हार जाता है। यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है, यहाँ पर 20 मतों से हार रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 20 की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी दी है 10। एक की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कितनी आएगी 0.5। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुल संख्या मतों की कितनी है, यानी कि 100 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इक्वल टू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी 50। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इन एन इलेक्शन अजय एंड मोहन आर कंटेस्टिंग फॉर द सेक्रेटरी पोस्ट इन ए ट्रेड यूनियन ऑफ 9000 वर्कर्स। 80% ऑफ द वर्कर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ which 20% votes were found invalid. Ajay defeated Mohan by 1152 votes. How many votes did Ajay get? एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिक ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले। देखिए भाई, दो बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, अजय और मोहन, और टोटल श्रमिकों की संख्या हमें कितनी दी है 9000। ठीक है, और उसने बोला है ये 9000 वोट नहीं डालते, उनमें से कितने वोट डालते हैं 80%। टोटल श्रमिक हमारे पास में कितने हैं 9000, इसमें से कितने वोट डालते हैं 80%। ठीक है, इतने वोट डालते हैं।
और आगे उसने बोला है जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। कुल के 80% में से भी 20% अमान्य घोषित पाए गए, यानी कि मान्य कितने होंगे 80%। इन 80% में से भी कितने मान्य हैं 80%, ठीक है 80/100। तो इतने वोट डाले गए। आगे उसने बोला है अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया, अजय को कितने मत मिले। यहाँ से कितने मत डाले गए हैं उनकी संख्या हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 8×8 = 64, ये कितना आ गया 640 और इंटू 9। 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जीरो तो रहेगा ही, 9×4 = 36 और 9×6 = 54 और 3 × 57। तो टोटल इतने वोट डाले गए। अजय और मोहन को अगर हम देखें दोनों को कितने वोट मिले 5760 वोट मिले। अजय और मोहन, अजय प्लस मोहन को टोटल कितने वोट मिले 5760 वोट मिले, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया है अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया, यानी कि इनका डिफरेंस हमें दे रखा है इक्वल टू 1152। अजय को कितने वोट मिले, यानी कि ए की वैल्यू हमें बतानी है। ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ए इक्वल टू इन दोनों को जोड़ो 2, 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, इतना आ जाएगा और अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और 2 6 12। तो अजय को टोटल कितने वोट मिले, अजय को 3456 वोट मिले, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रमेश बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर दी फर्स्ट 4 years, 8% पर एनम फॉर दी नेक्स्ट 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years if the total interest paid by him at the end of 12 years is rupees 9016, then find the money borrowed by रमेश। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9016 हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 4 वर्षों के लिए उसकी रेट कितनी थी 5%, तो उसको ब्याज कितना मिला होगा 5 चौक 20, 20% पहले 4 वर्षों में, ठीक है। और आगे 6 वर्षों के दौरान उसकी जो रेट थी वो कितनी थी 8% थी, तो उसको ब्याज कितना मिला होगा 8 चंग 48, 48%, ठीक है। यहाँ पर कितने साल कवर हो गए, 4 साल यहाँ पे कवर हो गए, 6 साल यहाँ पे कवर हो गए, कितने 10 साल कवर हो गए, है ना। और आगे उसने बोला है और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए उसकी रेट कितनी थी 12%। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर, अब समाप्त कब कर रहा है वो 12 वर्षों में, 10 वर्ष तो हम कवर कर चुके हैं, आगे हमारे पास में कितने बचे 2 वर्ष, 2 वर्ष बच गए। और 10 वर्ष की अवधि के बाद उसने रेट कितनी लगाई 12%, यानी कि आगे 2 वर्षों में उसको ब्याज कितना मिला होगा 12 दूनी 24, 24%। उसने बोला है उसको कुल ब्याज कितना मिला है 9016 रुपये। हम यहाँ से देखते हैं उसको ब्याज टोटल कितना मिला है, ठीक है। 20 और 24 ये कितने हो गए 44, 44 और 48 कितने हो गए 92, यानी कि 92% उसको ब्याज मिला है। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 9016, ठीक है। और 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है उधार ली गई धनराशि कितनी थी, ठीक है। 100% की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 100% इक्वल टू 90/16/92 इंटू 100। 92 से 9016 को अगर हम डिवाइड करते हैं ये कितनी बार चला जाएगा 98 बार चला जाएगा। तो टोटल धनराशि कितनी थी 9800। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 नंबर आर इन दी रेशो ऑफ 4:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2700, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। 2 संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल 2700 है, संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपको पता होगा। उनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई हमें कितनी दी है 2700, ठीक है, इक्वल टू, और उन संख्याओं का रेशो हमें कितना दिया है 4:3। यहाँ पे x मान लो और यहाँ पे x मान लो क्योंकि रेशो हमारे पास में दे रखा है,
इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 तिया 12, ठीक है 12x। और अगर इन दोनों का HCF हम देखते हैं, HCF का आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, यानी कि x, इनका HCF होगा x, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x² इक्वल टू 2700। x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 3 बच गया, और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, इतना आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 नंबर्स आर इन ए रेशो 4:3। देखिए ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 1351 में जोड़े जाने पर 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी वो संख्या 2, 4, 6 और 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो इनके एलसीएम से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी ना। अगर इनसे पूरी पूरी डिवाइड है तो इनके एलसीएम से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। इनका एलसीएम हम लेते हैं, इनका एलसीएम आएगा 24। 1351 को हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करके देखेंगे 1351 को। 24 पंजे 120, कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। यहाँ पे कितना बचा 15, और यहाँ पे 1। 24 पंजे 120 और 24 छक्का 144, ठीक है। यहाँ पे आ गया 144, तो यहाँ पे कितना बच गया 6 और 1 7, तो 7 शेष बच गया, ठीक है। यहाँ पर 7 में क्या जोड़ेगी, ये 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कितना जोड़ना पड़ेगा, इनको घटाएंगे। 24 में से 7 गए, ये बचेंगे 17। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17 जोड़ने पर 1351 2, 4, 6 और 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इफ sin 2a इक्वल टू cos 15 देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। यदि sin 2a इक्वल टू cos 15 है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या है। क्वेश्चन में दिया है sin 2a इक्वल टू cos 15। ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर जब होते हैं जब इनका जो एंगल है उसका सम 90 होता है, ठीक है। यानी कि साइन कोस के बराबर कब होगा, जब इनके जो एंगल होंगे ये वाले, इनका सम क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ पर जो एंगल है उनका सम 90 होगा। 2a + 15 = 90, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, 15 इसमें से घटाएंगे, 2a इक्वल टू आएगा 75, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ जाएगी 37.5, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है द एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल्स इंक्रीज बाय 3.2 किलोग्राम व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन पैलेस, वन ऑफ दैम वेटिंग 52 किलोग्राम। द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है। देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं 15, और उनका वजन कितना बढ़ गया जब एक बंदा आ गया, 3.2 किलोग्राम बढ़ गया प्रत्येक बंदे का, ठीक है। अगर प्रत्येक बंदे का 3.2 किलोग्राम बढ़ा है तो 15 बंदों का कितना बढ़ेगा, 15 × 3.2 कितना बढ़ जाएगा टोटल, 15 दूनी 30 और 15 × 45 और 3 48, यानी कि 40 किलोग्राम बढ़ गया। 42 किलोग्राम जो बढ़ा है, ये नया बंदा जो ऐड हुआ होगा ये 42 किलोग्राम ज़्यादा लेके आया होगा, उसकी वजह से बढ़ा ना, उसकी वजह से बढ़ा। और 52 किलोग्राम वजन वाला एक बंदा निकाल दिया था, यानी कि 52 तो उसका होगा ही, बट 48 किलोग्राम ज़्यादा लेके आया होगा 52 से। तो नए बंदे का जो एवरेज है वो क्या होगा, नए बंदे का एवरेज होगा 52 + के 48, ठीक है। 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, 100, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिया है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 48 और 72 यहाँ पे डिवाइड है। अगर इसको 24 से डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48 और 24 × 72, और ये 3 अपोन में जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2।
माइनस आगे का ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 40 में से 32 घटाएंगे, ये कितना बचेगा 8, और यहाँ पे अपोन में 8 आएगा। इस 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 15, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, -10 ब्रैकेट बंद, और प्लस है हमारे पास में 2p, और इक्वल टू दिया है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 15 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे 5, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस के 5 में से 2 घटाएंगे, ये बचेगा -3। -3 + 2p = 3। इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा, 2p = 6। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 3। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x into 5 - के 2/x = 5/x, then the value of x² + के 1/x²। देखिए ये एक्सप्रेशन हमें दी है, इसको सोल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और 5/x को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, जब x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये आएगा 5x, माइनस के यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे, ये आएगा माइनस के 5/x और = 0। इसमें से और इसमें से 5 कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस के 1/x = इस 2 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा = 2। इस 5 को इधर लेके जाओ, x माइनस के 1/x = 2/5, और उसने हमसे वैल्यू पूछी है x² + के 1/x²। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या आएगा x² + 1/x² -2। एक टर्म आएगी x × 1/x, x से x कट जाएगा, = इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 5 25। ठीक है, ये तो इधर माइनस का है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, = में क्या आएगा 4/25 + के 2, 25 दूनी 50 और 4 54, 54/25। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन आपको दी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, a की वैल्यू। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे कितना आ गया 7/3। ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये 7 यहाँ पे है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 7 × 7 और 3 10, ये आ जाएगा 10/7। 10/7, ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आएगा 1 + के 7/10, और = हमें दे रखा है 9/10। इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10a, और ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 10a, ये इधर प्लस के है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 9 में से 7 घटाएंगे, ये बचेगा 2। a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के एक त्रिज्या खंड को 4.6 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा बना है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका एक रिलेशन होता है चाप की लंबाई, त्रिज्या और क्षेत्रफल में। ठीक है, एरिया = क्या होता है, त्रिज्या खंड का एरिया = चाप की लंबाई × r/2। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एरिया उसने हमसे पूछा है, एरिया = चाप की लंबाई हमें कितनी दी है 4.6, × r की लंबाई हमें दी है उसने 8, और अपॉन में 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 4 छक्की 24, 4 और 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा 18.4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए वेंडर बोट ए बुक मार्क्ड एट ₹850 एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ही स्पेंट ₹55 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड दी बुक ₹for 980। व्हाट विल बी दी प्रॉफिट परसेंटेज। एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की छूट पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55% खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है।
क्वेश्चन में जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना दिया है, 850 रुपये। ठीक है, 850 रुपये का उसका अंकित मूल्य है। और वो क्या कहता है, इस पर 20% और 10% की छूट लेकर खरीदता है। अगर इस पर 20% की छूट देंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी कि उसने 5 में खरीदी होगी तो 1 की छूट दे दी, कितने में खरीदी, 4/5 में। ठीक है, इंटू, और एक दी है 10% की छूट। 10% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। तो वस्तु को उसने इतने में खरीद लिया। ठीक है, विक्रेता का सीपी हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने इतने में खरीदी है। इसको सोल्व करेंगे, 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से यहाँ पर ये जाएगा 17 पर, 17 चौका 68, ये आ गया 68 × 9। ये उसका सीपी हमारे पास में है। 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 9 6 54, 54 और 7 61। ठीक है, इतना सीपी उसका आ गया, उसने इतने में खरीदी है। अब आगे उसने बोला है उसने इसके लिए 55 रुपये खर्च किए हैं परिवहन पर। अगर 55 रुपये परिवहन पर खर्च करेंगे तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें 55 रुपये ऐड होंगे। ठीक है, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 6 का 6, यानी कि टोटल इतने की उसको पड़ी है वो। ठीक है, 55 रुपये उसने परिवहन पर खर्च किए और पुस्तक 980 में बेच दी। उसने टोटल कितने खर्च कर दिए, उस पर 667 रुपये, और उसने वो बेची कितने में है, उसका एसपी कितना है, 980 रुपये। और उसने हमसे पूछा है उसका प्रतिशत लाभ कितना है। उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य है 667 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, 980 रुपये। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं उसको लाभ कितने का हो गया, 980 में से 667 घटाएंगे, 980 माइनस 667, ये आएगा 313। तो 313 रुपये का लाभ हो गया उसको। परसेंटेज में हमसे पूछा है, 313 रुपये का लाभ हो गया 667 पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100 इक्वल टू, देखिए अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं 667 को, ये तो इससे नहीं कटेगा, अगर एक जीरो बढ़ाएंगे तब कटेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, 313 से इसी को डिवाइड कर लेते हैं। तो 313 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 626। 626, 67 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा, 41। यहाँ पे बच गया 41। 313 से अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार पाड़ा चल जाएगा 400 कुछ में। ठीक है, यानी कि 2.1। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा, ये 50% से कम आएगा, है ना, 50% से कम आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे जो अपोन में आएगा पॉइंट में, अगर उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 46.93%। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 20 km/h. Will the river is following at a speed of 8 km/h and the time taken to cover a certain distance upstream is 6 hours, more than the time taken to cover the same distance downstream. Find the distance. शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उसने शांत जल में बोट की चाल हमें कितनी दी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और नदी की धारा की चाल उसने हमें दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर बी बोट की चाल है और डी धारा की चाल है। आगे उसने बोला है, धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। हमने मान लिया दूरी x है। ठीक है, x किलोमीटर हो जाता है। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस हम लेंगे, 20 में से 8 घटाएंगे, ये कितना आएगा, 12। इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, और माइनस उसने बोला है धारा की डायरेक्शन में जाने में उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं। धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों का योग हम लेंगे, यानी कि x किलोमीटर ही उसको तय करना है, धारा की दिशा में जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और उसको समय कितना अधिक लगा, 6 घंटे अधिक लगे। इसको सोल्व करते हैं, 28x यहाँ पे हो जाएंगे और 12x यहाँ पे हो जाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो मेरे पास में यहाँ पे बचेगा 16x। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इक्वल टू 6 × 12 × 28। ये एलसीएम आएगा यहाँ पे नीचे, इसको उधर लेके जाएंगे। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे लेके जाएंगे इधर। x इक्वल टू ये आ जाएगा 6 × 12 × 28/16।
ठीक है। x इक्वल टू 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है। 4 से यहाँ पे 4 से 28, ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये आएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। तो दूरी कितनी होगी? 126 किलोमीटर की। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, जीवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 42 डेज while Rishi and Jeevan together can do the same piece of work in 27 days. How many days will Rishi take to complete the same piece of work alone? जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। ऋषि अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, जीवन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 42 दिनों में। और ऋषि जब इसके साथ मिल जाता है तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 27 दिनों में। इनका एलसीएम हम लेंगे, इनका टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा। देखिए, इनका एलसीएम क्या होगा? 42 और 27 का। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 6 सत्ते 42 और इसको मैं तोड़ सकता हूँ 9 तीस 27, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 कितनी बार है? 3 बार है, यानी कि 27 तो हम लेंगे ही लेंगे, जो ज़्यादा होता है वही हम लेते हैं, ठीक है। इंटू 3 तो हमने यहाँ पे ले लिया, 2 हमें लेना पड़ेगा और एक 7 लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? ये होगा 27 इंटू 2 इंटू 7। इसका एलसीएम हमारे पास में आया 27 इंटू 2 और इंटू 7, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 27 से 27 कट जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 14। और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 थी 42, यहाँ पे इससे कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई। जीवन एक दिन में इतना काम कर सकता है और अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऋषि अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर जीवन एक दिन में 9 काम करता है तो यहाँ पे भी तो इसने 9 ही काम किया होगा ना, ठीक है। अगर इसकी क्षमता 9 है तो ऋषि की कितनी होगी? 14 में से घटाएंगे, ये आ जाएगी 5। टोटल वर्क हमारे पास में ये है 27 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन, ऋषि इस काम को करेगा तो 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो इतने दिन में कर लेगा। देखिए भाई, 27 दूनी 54, 54 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 चौका 28, 7 पंजे 35 और 2 37, ये इतना आ जाएगा। और अपॉन 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया? 2 और पंजे पंजे 25, यहाँ पे कितना बच गया? 3। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? 75 सही 3/5। इतने दिनों में वो कार्य को कर देगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 23 एंड 31। 23 और 31 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है। देखिए, तृतीय अनुपाती आप कैसे निकालते हो? 31 इंटू 31, सेकेंड वाली जो संख्या होती है उसको हम रिपीट कर देते हैं और अपॉन में फर्स्ट संख्या अपॉन 23, ठीक है। 31 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं कितना होता है? 961, 961 अपॉन 23, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द प्राइस ऑफ ए ट्रेडमिल इज मार्क्ड एट ₹1250। ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14% आफ्टर अलोविंग ए डिस्काउंट ऑफ 14%। ऑन द मार्केट प्राइस फाइंड द कॉस्ट प्राइस टू द इंटरेस्ट रुपी ऑफ द ट्रेडमिल। एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, ट्रेडमिल का अंकित मूल्य हमें कितना दिया है? 1250 रुपये, ठीक है। और इस पर वो कुछ छूट देता है, कितने की छूट देता है? 14% की छूट देता है। अगर 14% की छूट देगा तो बेच दिया कितने में होगा उसने? 86% में, ठीक है। 86% में, यानी कि 86/100, इतने में उसने बेच दिया होगा, ठीक है। आगे उसने बोला है एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि इतने में तो उसने बेच दिया और इस पर इसने क्या किया? 14% का लाभ अर्जित किया। इस मूल्य पर 14% का लाभ, यानी कि 114 की वैल्यू है हमारे पास में और हमें बताना है उसका कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, इतनी बार चला जाएगा। 43 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा 43 0
43 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 या 15 और 5 चौक 20। ठीक है, 20 और 21 कितना आएगा 215, यानी कि यहाँ पे हो गया 5। हासिल को कितने लगे 21। ठीक है, 43 दूनी कितना होता है 86। 86 और 21 ये कितने हो गए, ये हो गए 107। ठीक है, 107, 107 का 7 का, और यहाँ पे हासिल कितने लग गए 10। 43 की मल्टीप्लाई 1 में 43 और 10 कितना हो गया 53। तो इसकी मल्टीप्लाई मेरे पास में आ गई 53 750, अपॉन में हमारे पास में है 57। इससे इसको डिवाइड करना है। देखिए अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, क्योंकि अगर 10 बार पढ़ा चलाएंगे तो 570 हो जाएगा, 570 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, 9 बार चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड आपको बतानी है सेंटीमीटर में। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, त्रिभुज की भुजा आपको बतानी है। देखिए संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दी है 4√3, 4√3, √3 से √3 कट जाएगा, इस 4 को इधर लेके जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ए भुजा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा तो 1 4 बार आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सॉलिड हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द नंबर ऑफ सच सॉलिड हेमी स्फीयर। मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार बने अर्धगोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो हमारे पास में ये एक ठोस अर्धगोला है 12 सेंटीमीटर वाला, इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। उसने इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले छोटे अर्धगोलों में बांट दिया है। इस प्रकार के छोटे छोटे अर्धगोले होंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के। मान लो इनकी संख्या n है, तो इस पूरे बड़े जो गोले का आयतन होगा वो बराबर होगा इन छोटे छोटे गोले के आयतनों के। ठीक है, और मान लो ये जो छोटे गोले हैं ये इसमें n है, n संख्या है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, जो छोटे गोले होंगे उनका भी आयतन यही होगा और जो बड़े गोले होंगे उनका भी आयतन यही होगा। ठीक है, बड़े वाले गोले का जो आयतन है ये बराबर होगा, ये छोटे छोटे गोले जो है इसमें n हमने माने हैं इनके आयतन के, यानी n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू होगा इस बड़े वाले आयतन के बराबर 4/3 इंटू पाई r क्यूब। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, n इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, बड़े वाले की हमें त्रिज्या कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, अपॉन इस छोटे वाले की वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर की क्यूब, इसकी रेडियस हमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, और इस 4 से ये एक बार 3 बार कट जाएगा, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ठीक है, तो छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी 3 3 9 30 27 27। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y, x ग्रेटर दैन y इज 533, द वैल्यू ऑफ 4y माइनस के x इज। दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर दैन y का लघुत्तम समापवर्ती 533 है, 4y माइनस के x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है x और y। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा x इंटू वाई, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 533, और उसने 4y माइनस के x का मान हमसे पूछा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अगर इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 से कितनी बार जाएगा,
13 चौका 52 और 13 एकम 13, 41 बार चला जाएगा और इंटू 13। और ये दोनों आपस में अभाज्य संख्या ही है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और क्वेश्चन में उसने दिया है x बड़ा है y से, यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, 4y माइनस एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू रखेंगे 13, 13 चौका 52, ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 41, 41 इसमें से घटाएंगे, ये आ जाएगा 9 और 2 11। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो भाई 3 अक्टूबर की शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।